Class 9th, welcome back to the history lecture chapter 3 नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसको हम वन शॉट में फुल करेंगे, फुल डिटेल के साथ। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो मैंने अटैच कर रखे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का जन्म कैसे हुआ और नाज़िज़्म उसकी यूथ का नाम था। ठीक है, नाज़िज़्म उसकी यूथ का नाम था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 तक चली थी। ठीक है, जिसमें दो पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, जो कि थी एलाइज पावर एंड सेंट्रल पावर। एलाइज पावर में कौन कौन आते थे? एलाइज पावर में आते थे फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, ये मेन कंट्रीज थी। ठीक है, और बाद में एलाइज में यूएस भी आया था, यूएसए भी आया था बाद में। ठीक है, और सेंट्रल पावर में क्या आते थे मेन कंट्रीज़ में? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हुई थी जंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुई थी जंग, जिसमें जीत कौन गया? एलाइज पावर विन हो गई। ठीक है, और ये जो पावर थी ये हार गई, ये लूज़र हो गई। ठीक है, एल। ठीक है, ठीक है, फिर जो सब कुछ इसमें मेन कंट्री जर्मनी, हम जर्मनी का में मेन पढ़ने वाले हैं। तो जब हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 टू 1918 में, जिसमें दो पावर थी, एलाइज पावर, सेंट्रल पावर। एलाइज पावर जीत गई थी, सेंट्रल पावर हार गई थी। ठीक है, तो अब आते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस क्या है कि जब एलाइज पावर जो थी हमारी, ये जो पावर थी एलाइज पावर, इसने एक डॉक्यूमेंट लिखा एलाइज पावर के ऊपर। एलाइज पावर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा जो कि वर्साइलेस में लिखा हुआ था। ठीक है, और जो मैंने डॉक्यूमेंट बोला, डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट है ट्रीटी। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ट्रीटी। ठीक है, और लिखा कहाँ गया? वर्साइलेस, इसलिए बोला था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ठीक है, एलाइज सेंट्रल पावर लिखा। सेंट्रल पावर का जो राजा, जो जर्मनी का राजा था, जो जर्मनी का किंग था, वो गद्दी छोड़ के भाग गया। जर्मनी का जो किंग था वो गद्दी छोड़ के भाग गया। तो सबसे लाचार कंट्री कौन सी रही? जर्मनी। जर्मनी सबसे लाचार कंट्री थी, सबसे लाचार। तो सब कुछ क्या थोपा गया? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, सब कुछ सबसे ऊपर जर्मनी के ऊपर थोपी गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा जर्मनी के ऊपर थोपी गई, ये कहूँ। एलाइज पावर ने जर्मनी के ऊपर ज़्यादा थोपी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ज़्यादा थोपी। ये बाकी देश भी थे, बाकी देशों की इतना कुछ नहीं है, बस जर्मनी के ऊपर ज़्यादा थोपी गई। ठीक है, तो उस ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में क्या क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के हिसाब से जर्मनी को है ना, सारी सब जितनी ये जो लड़ाई हुई वर्ल्ड वॉर, सारी वॉर का जिम्मेदार सिर्फ जर्मनी को ठहराया गया। ठीक है, और उसके 6 बिलियन पाउंड को उसको कर्ज लगा, उसके ऊपर कर्जा आ गया 6 बिलियन पाउंड का। ठीक है, और जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज़ लॉस कर दी, पॉपुलेशन लॉस कर दी 37, और ये कहते हैं आयन्स लॉस कर दिए, बहुत सारी चीज़ें जो उनके पास थी वो सब लॉस कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कि उसकी आर्मी जो थी, उसकी आर्मी को भी कम कर देगा, जर्मनी की आर्मी को कम कर देगा, ताकि वो दोबारा से वॉर न लड़। क्यों क्यों कम कर दिया गया जर्मनी की? उसको क्या कहते हैं, आर्मी को, ताकि वो दोबारा से वॉर ना लड़ सके। ठीक है, और उसका जो एक रिच रिसोर्स था, मतलब उसके पास एक ऐसा रिच रिसोर्स था जिससे पूरी जर्मनी को मतलब चलाया जा रहा था, उसके अंदर बहुत कुछ मिलता था। ठीक है, रिच रिसोर्स लैंड था, जो कौन था? राइनो लैंड। उसे भी ऑक्यूपाई कर लिया गया एलाइज पावर के थ्रू। समझ में आ गया? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में क्या था? उसकी आर्मी को कम कर दिया गया, सारा रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को ठहराया गया, 6 बिलियन पाउंड का कर्ज लग गया, उसकी कॉलोनीज छीन ली, पॉपुलेशन छीन ली, आर्मी कम कर दी, राइनो लैंड छीन लिया, उसका एक सिटी। ठीक है, स्टेट है ना। और फिर क्या करा? ये सब हो गया, पर अब हमें समझना है कि जर्मनी का तो राजा भाग गया था, जर्मनी का जो किंग था, जर्मनी का ये जो जर्मनी है, जर्मनी का जो किंग था वो तो चला गया था। तो जर्मनी के ऊपर थोपी गई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी थोपी जाती है? नहीं, डेमोक्रेसी का क्या नाम था? डेमोक्रेसी का नाम था वीमर रिपब्लिक। क्या नाम था? वीमर रिपब्लिक। ठीक है, जो कि वहाँ की क्या करी गई? गवर्नमेंट बना दी गई। ठीक है, कैसे? वीमर रिपब्लिक को वहाँ की गवर्नमेंट बना दिया गया। ठीक है, जर्मनी के वहाँ पे वीमर रिपब्लिक क्या बना दी गई? गवर्नमेंट बना दी गई। ठीक है, जर्मनी में क्या आ गई? जर्मनी में आ गई गवर्नमेंट, जर्मनी में गवर्नमेंट आ गई। फिर क्या हुआ? पर जर्मनी में जो गवर्नमेंट आई उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या क्या वो प्रॉब्लम थी, आइए समझते हैं। उसको सारा जिम्मेदार ह्यूमिडिटी से शर्माया गया, अनएम्प्लॉयमेंट,
क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि वहाँ पर वीमर रिपब्लिक है। वीमर रिपब्लिक बहुत कमज़ोर है। जो पीपल चाहते थे उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही थी। मतलब कि एक तो उनके ना मंत्री चेंज होते रहते थे। वीमर रिपब्लिक के जो मंत्री थे वो हर महीने हर हफ्ते चेंज हो रहे हैं। कोई फिक्स ही नहीं पता है कौन बैठा हुआ है, किससे शिकायत करनी है। वो वॉर के लिए टैक्स बढ़ा दिए उन्होंने कि उनको कर्जा निपटाना, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। ऐसी हालत आ गई, उन्होंने इतने नोट छापे कि चाय पीने के लिए एक बैग भर के नोट्स लेके जाने पड़ते थे चाय पीने के लिए। इतने नोट छापे, नोट की वैल्यू गिर गई, बाकी करेंसी की वैल्यू गिर गई। ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर इंडियन ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1929 से 32 तक। ठीक है, जिसमें भाई बहुत ही बुरी मट्टी कट गई, जिस पे नोट छापे गए थे ना, मैंने बताया था थे ना। और क्या कहते हैं, वो मतलब वो एलाइज पावर्स को टैक्स पे कर रहा था, तो उसने अपनी जनता के टैक्स बढ़ा दिए। जनता परेशान है, अनाज नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं और कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया सभी का। सब कॉन्फिडेंस खो चुके हैं वीमर रिपब्लिक पे। ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वीमर रिपब्लिक को। फिर वीमर रिपब्लिक और पीपल्स के बीच में लड़ाई हुई। जो येलो है ये क्या है? ये है वीमर रिपब्लिक। और ये क्या है? ये लोग हैं। कौन है लोग? जर्मनी के पीपल हैं ये पीपल। इनके बीच में लड़ाई क्यों लड़ाई हुई? टैक्स बढ़ गया, लोग भूखे मर रहे हैं रोटी के लिए। एक चाय के कप के लिए बैग भर भर के पैसे लेके जाने पड़ रहे हैं। पैसे ज़्यादा हैं पर उनकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, इस वजह से इनके बीच में लड़ाई हुई। पर जीता कौन? विन कौन हुआ? ऑफ कोर्स वीमर रिपब्लिक जीत गई। कोई फ़ायदा नहीं हुआ लड़ाई का। अब आ जाते हैं डाबेस प्लान पे। डाबेस प्लान क्या था कि सबको दिख रहा था हाँ भाई जर्मनी के बहुत बदतर हालात हैं, जर्मनी तो जी ही नहीं सकती, जर्मनी तो इस तरह मरी हुई है हैं। तो फिर क्या करा यूएस, जो है हमारा यूएस ने जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन देने शुरू किए। मतलब ब्याज पे पैसे देने शुरू करिए ताकि वो अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट करे और कमाए। और फिर ये किसे दे? हम सब एलाइज पावर को दे, फ्रांस को नहीं, एलाइज पावर को दे। और एलाइज पावर में कौन था? यूएस था। तो लौट फिर के पैसा किसके पास जा रहा था? यूएस के पास जा रहा था। डबल पैसा जा रहा था एक तरह से डबल पैसा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने जर्मनी को दिया ब्याज पे लोन, तो जर्मनी बाद में वो चुकाएगी भी इसको और वो इधर भी देगी एलाइज पावर में। और एलाइज पावर में कौन है? यूएस भी है। तो यूएस पे दोनों तरफ से पैसे जा रहे थे, जर्मनी की तरफ से भी और एलाइज पावर की तरफ से भी। ठीक है, ये जो प्लान शुरू हुआ इसको कहते हैं डाविस प्लान। पर ये इतना कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि बीच में आ गया था ग्रेट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि एक बहुत बड़ी फ़्लाइट टूटने की वजह से हुआ था, जिसमें बिल्कुल ही मतलब अब बताओ, यूएस के अंदर खुद पैसे की शॉर्टेज हो गई। यूएस के अंदर जो थी मनी की शॉर्टेज हो गई, तो वो अपने पैसे बचाएगा या बाहर देता रहेगा? ऑफ कोर्स बचाएगा। तो उसके पास पैसे की कमी थी, वो अपने घर में पैसे बचाएगा ना। तो उसने देने बंद कर दिए शॉर्ट टर्म लोन जर्मनी को लोन देने बंद कर दिए। इसी से जर्मनी ने एलाइस को देना बंद कर दिया, एलाइस ने यूएस को देना बंद कर दिया। ये था डावेस प्लान। ये डावेस प्लान कब ख़त्म हुआ? जब ग्रेट इंडियन इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। पूरी रामायण एक बार में समझ लेते हैं, जो कि राइज ऑफ हिटलर। हिटलर का जन्म कैसे हुआ, मरा कैसे, आज सब कुछ एक साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो अडोल्फ हिटलर जर्मनी का बिल्कुल नहीं था। हिटलर ऑस्ट्रेलिया का था और वो 1889 में वो आर्मी में आया था। मतलब 1889 में वो जो है जर्मनी की आर्मी में आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वो किसी तरह अंदर घुस गया, मतलब किसी तरह अंदर आ गया। कोई बात नहीं, आने दो। फिर वो क्या कहते हैं, वर्कर, मतलब कि जो इधर से उधर डाक खाने वाले होते हैं ना, उसका काम करता था हिटलर। वो हेड था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी का, वो उस पार्टी का हेड बन गया था वो। समझ में आया? हिटलर ऑस्ट्रेलिया से आया था और फिर वो जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चक्कर में, वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके चक्कर में वो किसी तरह अंदर घुस गया। बॉर्डर पे कोई नहीं था होगा तो ऐसे घुस गया होगा। फिर वो एक पार्टी का हेड बन गया। ठीक है, जिसको बाद में नाजी पार्टी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद वो बना 30 जनवरी 1993 में हिटलर बन गया चांसलर। फिर 30 जनवरी को क्या हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, उसे बना दिया चांसलर। ठीक है, अब आ जाते हैं 28 फरवरी 1933। ये डेट याद रखनी है, 1933। ज़्यादातर कांड इसी में हो रहे हैं, 19th सेंचुरी में हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। फिर अब इधर से हट जाते हैं। ठीक है, अब इतना समझ लिया हमने कैसे कैसे हुआ।
हिटलर कैसे कैसे अंदर आया? आगे हिटलर अंदर आया, उसने अपनी जगह बनाई, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का पहले हेड बना, उसके बाद वो क्या बन गया? चांसलर बन गया। ठीक है, चांसलर बनने के बाद एक तरह से वो मंत्री की तरह हो गया। उसने चांसलर कैसे बना वो? उसने इतनी भयंकर स्पीच दी, कहते हैं ना पावरफुल स्पीकर। हिटलर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पीकर था, सबसे पावर एकदम, मतलब उसके बाद जब भी बोलते थे ना तो मतलब कुछ पूछो मत, वो प्रॉमिसेस करता था। वो क्या क्या करता था? प्रॉमिसेस करता था, पावरफुल स्पीकर था, एक अच्छा लीडर था, एकदम निडर लीडर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिटलर हिटलर कैसे बना चांसलर, क्या किया उसने लोगों के दिमाग के साथ? उसने प्रॉमिसेस किए, वो पावरफुल स्पीकर था, एक अच्छा लीडर था। ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? ऐसे उसको चांसलर बना दिया। जब वो चांसलर बना तो उसके हाथ में सिविल राइट्स आ गए। तो फिर उसने क्या करा? उसने डेमोक्रेसी बर्बाद करने की सोची। डेमोक्रेसी कैसे बर्बाद करी? डेमोक्रेसी उसने ऐसे बर्बाद करी कि 28 फरवरी को उसने द फायर डिग्री एक्ट लगा दिया। द फायर डिग्री एक्ट लगा दिया, द फायर डिग्री एक्ट लगा दिया। अब क्वेश्चन आएगा, हाउ वाज डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय बाय हिटलर? हिटलर ने कैसे डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करी? उसने पहले फायर डिग्री एक्ट लगाया। क्या लगाया? फायर डिग्री एक्ट। उसमें क्या किया? उसमें सबके सिविल राइट, उसने जो है ना पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट, वहाँ पर आग लगा दी जर्मनी। सारे डॉक्यूमेंट जल गए और कह दिया कि कोई देशद्रोही आया है जिसने जला दी है और सबके राइट छीन लिए जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए। लोगों ने कहा हाँ भाई, इतना पावरफुल स्पीकर है, हमारा लीडर है, इसने वादे करें कि हमें हमें मतलब कि एलाइस पावर से बचाएगा, एलाइस पावर को घुटनों पे लाएगा। सब पे चलो ठीक है, छीन लो हमारे राइट्स, कोई बात नहीं, छीन लिए इसने सबके राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, सब छीन लिया। डेमोक्रेसी एक तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई, और दूसरे इसने इनेबलिंग एक्ट लगा दिया। इनेबलिंग एक्ट क्या है अभी रुको। तो देखो, फायर डिग्री एक्ट कब लगा था? फायर डिग्री एक्ट लगा था 28 फरवरी 1993 में। उसके बाद ये इनेबलिंग एक्ट लगा 3 मार्च 1993 में। ठीक है, इसमें क्या हो गया? वो डिक्टेटरशिप में आ गया, वो डिक्टेटरशिप में आ गया, उसने पार्टी बनाई अपनी और डिक्टेटरशिप में आ गया इस इनेबलिंग एक्ट में। ठीक है, फिर हिटलर ने क्या करा? फिर हिटलर ने जो राइनो लैंड है ना, राइनो लैंड बताया था भी मैंने पीछे कि राइनो लैंड छीन लिया गया था। राइनो लैंड छीन लिया गया था टीटो वर्सलिस में। राइनो लैंड वापस ले लिया, मतलब एलाई से राइनो लैंड लड़ के वापस ले लिया। किसने? हिटलर ने। लोगों ने कहा वाह भाई, हिटलर ने तो बहुत अच्छा काम किया, हमारा लैंड ले लिया। पर हिटलर ने और एक स्लोगन लिखा, हिटलर ने एक स्लोगन लिखा, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ये स्लोगन सबको बोलने पे मजबूर कर दिया हिटलर ने, सबको बोलने पे मजबूर कर दिया हिटलर ने कि तुम क्या बोलोगे? वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। मुझे नहीं बोलने याद है वैसे। कहाँ से? टाइम तो पास कर रहा है। बहुत अच्छे, पर मुझे जाना है वहाँ। जाम में गया था 6 बजे जगह। निमोनी है जो आँखों में भरते हैं। हाँ दे दो। कितने की है? एक दो दे दो। इन बार स्टार्ट करें। उसने कहा कि अब तो बदला लेंगे, अब करेंगे सेकेंड वाला वॉर। पर इस बार क्या था? इस बार थी सेंट्रल पावर एंड एक्सिस पावर। सेंट्रल पावर नहीं, एलाइज पावर एंड एक्सिस पावर। सेंट्रल पावर थी नहीं, इस बार सेंट्रल पावर गुल हो गई, गुल मतलब गायब हो गई सेंट्रल पावर। इस बार थी एक्सिस पावर, एलाइज पावर। पोलैंड भी उसने ले लिया था, उसका मतलब कि 2 शहर गए थे,
एक गया था राइनोलैंड, एक गया था पोलैंड। राइनोलैंड, ये दोनों शहर उससे छीन लिए गए थे, उसने दोनों वापस ले लिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगाज स्टार्ट कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन होने वाला था? एक्सेस पावर एंड एलाइज पावर। एलाइज पावर में तो वही सब होने वाले थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, सोवियत यूनियन। और एक्सेस पावर में कौन होने वाला था? जर्मनी, इटली, जापान। आपको पता ही है, जापान भी है। तो एक्सेस पावर कंपनी सितंबर 1914 में एक एक्सेस पावर बनी, जिसमें कि जापान, इटली एंड जापान, जर्मनी, इटली एंड जापान थे, ठीक है। उसको एक्सेस पावर बोला गया। एलाइज पावर को बताइए, मैंने बता दिया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने अटैक करा सोवियत यूनियन पर। कब? जून 1941 में, ठीक है। फिर जर्मनी ने, फिर उसने 1945 में भी करा, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, जर्मनी ने क्या करा कि एक साथ दो देशों पे हमला करा। एक था सोवियत यूनियन और एक था आई थिंक यूएसए, ब्रिटेन था, ब्रिटेन, हाँ। एक उसने दो देशों पर अटैक करा, दोनों ने उसको चपाटे मारे खींच के, ठीक है। और इसी बीच जो जापान था वो अपनी पर्सनल खुंदस निकाला था। जापान का ना एक शहर था जिस पे कभी कभी यूएस कब्जा करता था, यूएस अपना समझता था उस जगह को, जापान की एक जगह को यूएस अपना समझता था, हैं। तो उसने अब इस वॉर के पीछे जापान यूएस की आर्मी को मारने लगा ज़्यादा ही, ठीक है। तो यूएस ने क्या करा, दो बम फेंके, एक फेंका हिरोशिमा पे और एक फेंका नागासाकी पे। कब फेंका? 1947 में, अगस्त 1945। क्या करा उसने? बम बारूदी करी, खत्म बात। बम बारूदी करी हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, वर्ल्ड वॉर एकदम शांत हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जीते कौन? ऑफकोर्स एलाइज पावर जीते, दूसरी बार भी एलाइज पावर जीती। ये था हमारा पूरा चैप्टर। इस पर चैप्टर के बीच बीच में कुछ कुछ मिसिंग है ना, हाँ। अब वो हम क्वेश्चन के थ्रू आगे समझेंगे। जैसे कि राइज ऑफ हिटलर, रीज़न क्या था जो हिटलर जिंदा हुआ? सबसे पहले तो जर्मनी में क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या थी जर्मनी में? अनएम्प्लॉयमेंट। इससे पहले एक बात करते हैं आप, जो हमारा हिटलर था, हिटलर, ये हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही है, ये फर्स्ट वॉर में ही आ गया था अंदर जर्मनी के। तो ये जर्मनी को भी अपना मानता था और ऑस्ट्रेलिया को भी अपना मानता था, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया दोनों को अपना मानता था, ठीक है भाई, सही है। और क्या कहते हैं, हिटलर जो था वो बीच में उसको एक बार चोट लगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थोड़ी सी चोट लगी, हॉस्पिटल ठीक होकर आ गया। जब उसको दूसरी बार चोट लगी तो वो हॉस्पिटल में ज़्यादा लंबा टिका रहा, जिस वजह से क्या, जब वो हॉस्पिटल से उठा तो उसने देखा कि जर्मनी जो है वो हार गई है, लूज़र हो गई, ठीक है। हैं, फिर इस वजह से उसने क्या सोचा, अब मैं आऊँगा, ठीक है। अब वो आया, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया। पहले तो देखो मैंने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रह रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वो उसके अंदर रह रहा है जर्मनी के अंदर। तो उसने क्या क्या देखा? उसने अनएम्प्लॉयमेंट देखी, जिस वजह से हिटलर का जन्म हुआ। वीमर रिपब्लिक की वीकनेस, बहुत कमज़ोर वीमर रिपब्लिक थी, कुछ नहीं कर सकते थे उनके खिलाफ, ठीक है। और लोगों का डर, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की हर्श ह्यूमिडिटी, मतलब उसके अंदर उन्हें बहुत बुरा दिखाया गया है। मतलब जर्मनी को कोई मानता ही नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो उसने क्या करा, नाजी प्रोपोगेंडा अपनाया, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे कि नाजी प्रोपोगेंडा था कैसा। इससे पहले समझते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी। अब पूछा जाएगा कि नाजी जर्मनी में क्या होता था, कैसे था, क्या सब कुछ था, तो तुम ये लिख कर आओगे। वो नाजी जर्मनी जो थी उसके कुछ स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं। चिल्ड्रन को कैसे ट्रीट करा जाता था नाजी की यूथ में? सबसे पहले तो जूइश लोगों को तो स्कूल से निकाल दिया जाता था। जूइश से तो पर्सनल दुश्मनी थी हिटलर की, बस पर्सनल दुश्मनी थी, वो अपना जूइश लोगों को निकाल देता था, ठीक है। और जो चिल्ड्रन लंगड़े हैं, लूले हैं, उन्हें भी निकाल दो स्कूल से, उनके लिए भी कोई जगह नहीं है। अनडिसेबल चिल्ड्रन, उन्हें भी निकाल दो, जूइस भी निकाल दो, फिजिकल ठीक नहीं उन्हें भी स्कूल से निकाल दो, ख़त्म बात। उसके हिसाब से ये है, जिप्सिस को भी स्कूल से निकाल दो, ठीक है। फिर वो क्या कहता था, उसने ना रैशनल साइज रख रखी थी, उस पर क्या पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था मारना, किसी को मारना कूदना अच्छा है।
उसने शुरू से बच्चों के अंदर इतना वो भर दिया था जहर कि स्कूल में भी ये पढ़ाया जा रहा है कि हाँ भाई हिटलर हमारा भगवान है, भगवान है। और क्या कहते हैं, नाज़ी पार्टी अच्छी है, ये जूइस गंदे होते हैं, जूइस से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, जूइस अच्छे नहीं होते, और मारना पीटना अच्छा होता है। इसलिए उसने गेम भी ऐसे रख रखे थे, कबड्डी जिसमें मार पिटाई हो, उसने कुछ ऐसे गेम रखे गए थे। और ये बैडमिंटन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है हॉट कॉस्ट। ये है कि भाई मास किलिंग, इसे मास किलिंग में कहा जाता है जब बहुत सारे जूइस लोगों की मास किलिंग की जाती थी, इसको हम कहते हैं हॉट कॉस्ट। जूइस लोगों को गैस चैम्बर के अंदर डाल के मार दिया जाता था, और जब वो मर जाते थे उसी प्रोसेस को जो कहा जाता है हॉलोकॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया क्या है? जब मास किलिंग होती थी बहुत सारे जूइस लोगों की किसी ने गैस चैम्बर के अंदर, उसे जूइस से इतनी नफरत थी कि वो जूइस को गैस चैम्बर बनवाता था और उसमें मार देता था। अब समझते हैं बच्चों के संग हुआ क्या। मैंने बता दिया जूइस के संग क्या हुआ, जूइस के संग की बात थी। जब बच्चे 10 साल के हो जाते थे तो वो जाते थे जंग वॉक में। ठीक है, मतलब 14 साल के हो जाते थे जब वो जाते थे हिटलर ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे बॉयज़ को ट्रेन किया जाता था मारने पीटने के लिए, जिसमें सभी बॉयज़ को क्या जाना होता, आर्मी में। ठीक है, कौन सी आर्मी में? वो भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हिटलर की आर्मी में। किसी में नहीं, सिर्फ हिटलर। ऑल बॉयज़ किस में जाते थे? हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे। ठीक है, उसके बाद और जब वो 18 साल के होते उन्हें लेवल सर्विस करवाई जाती, और जब वो 18 के हो जाते तब उन्हें फोर्स में डाला जाता था, उनको मतलब आर्मी में भर्ती किया जाता था। समझ में आ गया क्या हुआ था? क्या आ जाओगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ डाला जाता था बच्चों के संग क्या हो रहा था? उनकी पसंद का कुछ नहीं था, उन्हें बस कहाँ जाना है, लड़ाई के लिए जाना है सिर्फ। और एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें वुमेन्स के साथ क्या करा नाज़ी पार्टी ने, वुमेन्स के साथ क्या किया। वुमेन्स को बताया गया कि तुम बस एक अच्छी सी एकदम नॉर्डिक आर्यन बच्चे पैदा करो, तुम एक प्योर ब्लड आर्यन बच्चे पैदा करो, जिसके ब्लॉन्ट बाल हो, नीली आइज़ हों, वो बच्चे पैदा करो। कहा गया, गर्ल्स को कहा गया। ठीक है, और कहा गया कि तुम जो हमारा हिटलर था वो वुमेन को क्या मानते थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन मानता था लाइफ का। वुमेन को कहता था कि तुम क्या करना, आर्यन बच्चे पैदा करो जो कि हमारी आर्मी में जाएं। किस में जाएं? आर्मी में जाएं। ठीक है, क्या कहता था? तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, मदर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट मानता था। ठीक है, और वो कहता था बच्चे अच्छे पैदा करो। ठीक है, और उसने क्या करा, इनाम भी रख रखे थे, जो जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा वो उतना अच्छा है, वो उतनी अच्छी वुमेन है, उतनी अच्छी उसे इंकरेज किया जाता था। आर्य वुमेन्स को इंकरेज किया जाता है कि इसने इतने बच्चे करे हैं। ठीक है, और एक इस पर क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन इस पर ज़रूरी आ सकता है, इसको याद करके रखना कि कौन कौन से बैच कितने बच्चों पे मिलते थे। वुमेन्स जो थी ब्रोन बैच मिलता था उन्हें 4 बच्चों पे। ठीक है, सिल्वर मिलता था उन्हें 6 बच्चों पे, और गोल्ड मिलता था 8 या उससे ज़्यादा बच्चे करने पे उन्हें गोल्ड मिलता था। समझ में आ गया? ये कितने मिलता था? ये 4 बच्चों पे मिलता था। 4 चिल्ड्रंस, 6 चिल्ड्रंस और 8 और मोर, इससे ज़्यादा भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं नाज़ी प्रोपेगेंडा। कभी के क्वेश्चन आता था कि नाज़ी का प्रोपेगेंडा बताओ कैसा था, तो आप एक क्वेश्चन लिख के आओगे नाज़ी के प्रोपेगेंडा में। नाज़ी का जो प्रोपेगेंडा था वो ऐसा था कि वो ना अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करते थे, लाइक मास किलिंग कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, फाइनल सॉल्यूशन दे रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता था? मतलब वो जूइस लोगों को लेके जा रहे हैं, गैस चैम्बर में डाल रहे हैं और मार रहे हैं। ऐसे वर्ड्स का मतलब ये थोड़ी होता है फाइनल सॉल्यूशन, मतलब ऊपर पहुँचाना, फाइनल सॉल्यूशन। इवैक्यूएट मीन्स होता है गैस चैम्बर में डाल के मारना बच्चों को। वो ये करते थे, जूइस के संग भी करते थे। देखो, जर्मनी बाहर से तो लड़ ही रहा था, जर्मनी अंदर से भी लड़ रहा था अपने आप से। किससे? जूइस लोगों से और हिटलर। ठीक है, जूइस लोगों को लेके कैसे गए? पूरी कम्युनिटी उसमें कहा कि जूइस लोग तुम सब हमारे साथ चलो, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी कम्युनिटी बनाई है। पर कम्युनिटी में क्या था? लोग जा रहे थे, उन्हें एक छोटे से कमरे के अंदर लोगों का ऐसे गिरा पड़ा छोड़ दिया, हज़ारों की तादाद में लोगों को लेके जा रहे हैं, गैस चैम्बर में मार रहे हैं, ऐसा होता था। उन्होंने फिल्में ऐसी बनाई जिसमें जूइस लोगों को हेट मिले, ऐसी हेट वाली फिल्में उन्होंने जूइस लोगों के लिए बनवाई। नाज़ी के आइडिया ऐसे थे कि वो अपने आप को दिखाते कि हम कितने अच्छे हैं। पूरी जो मीडिया थी वो किसे सपोर्ट करती थी? वो मीडिया सपोर्ट करती थी
नाजी को। नाजी के बिना वो कुछ छाप ही नहीं सकती थी। हिटलर के बिना तो वहाँ कुछ छप ही नहीं सकता, ये समझ लो। सब कुछ हिटलर के कंट्रोल में था। मतलब रैशनल हायरार्की, ये क्या था, इसमें क्या था ना, रे टेस्ट होता था, बच्चों का रे टेस्ट होता था, जिससे पता चलता था कि अगर वो उस रे टेस्ट में पास हो जाते तो वो जर्मनी में रहते, नहीं होते या तो गैस चैम्बर में मार दिए जाते या भगा दिए जाते, देश से बाहर निकाल दिए जाते थे। ठीक है। क्या था रैशनल हायरार्की? रैशनल हायरार्की में ब्लॉन्ट बाल, ब्रू आइस, नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चे पैदा होने चाहिए। ठीक है। उनका कलर सबसे अलग होता है। ठीक है। वो दिखने में अलग होते हैं। ठीक है। वो नॉर्डिक आर्यन बच्चों को ही माना जाता था कि हाँ वो बच्चे हैं। बाकी जो जूस वूस होते थे उन्हें कुछ नहीं माना जाता, उन्हें फेंक दिया जाता या फिर गैस चैम्बर में मार दिया जाता था। कि सारे जानवर या सारे जर्मन्स जो थे वो नाज़ी सपोर्टर्स थे? नहीं, कुछ लोग नाज़ी सपोर्टर थे, कुछ नहीं थे। मेजॉरिटी जो थे पॉसिबल वो नहीं थे, मतलब कुछ पुलिस थी, कुछ नहीं थे, मतलब कुछ लोग थे और कुछ लोग नहीं थे। इन सब के बारे में पढ़ा था उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, है ना। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नहीं थे। समझ में आ गया? पूरा चैप्टर का ओवरव्यू ले ले एक बार। चलो ले लेते हैं। देखो शुरुआत कहाँ से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, जो 1914 से 1918 तक चली, जिसमें एलाइस और सेंट्रल पावर थे। एलाइस पावर जीत गई, उसने एक ट्रीटी लिखी सेंट्रल पावर के ऊपर, जिसकी वजह से उसे बहुत हैरार्की हुई, मतलब उसको बहुत हार्श ह्यूमिलिटी का सामना करना पड़ा। और फिर इसी में था जर्मनी। जर्मनी के अंदर कौन था? हिटलर था, जो कि गुस्से में आ गया था। गुस्से में आने की वजह से उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करी। अब मेन क्वेश्चंस बताते हैं कौन कौन से आएंगे। मैंने आपको मेन क्वेश्चन ही कराए इसके अंदर। ऐसा था, सबसे पहले आएगा कि यूथ कैसी थी वहाँ की, ठीक है। और फिर आएगा कि मतलब हिटलर ने कैसे लोगों को काबू में करा। उसने प्रोमिस करे, वो एक पावरफुल स्पीकर था, वो एकदम डट के खड़ा रहता था, ऐसा लीडर टाइप, मतलब कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, उस टाइप में था वो। ठीक है। और आ सकता है हॉस्कॉट क्या था। ठीक है। और ये आएगा कि बच्चों को कितने ग्रुप में कौन से ऑर्गेनाइजेशन में घुमा भेजा जाता था। और क्वेश्चन आ सकता है, और नाजी के टाइम पर वुमेन्स के संग कैसा सलूक किया जाता था, ये पूछा जाएगा। और हिटलर ने डेमोक्रेसी कैसे डिस्ट्रॉय करी, ये पूछा जाएगा बस।